तो लास्ट 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि दुनिया भर की जो मार्केट है वो गिर रहे हैं और हमारे इंडियन मार्केट भी गिरे हैं। और इसका रीजन ये बताया जाता है कि अभी कुछ टाइम से यूएस मार्केट से ये न्यूज आ रहा है कि यूएस इकोनॉमिक जो है वो एक रिसेशन की तरफ जा रहा है। और वहां पे यह भी बताया जाता है कि उनका जो सेंट्रल बैंक है फेड, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं कि अभी कितने लोग यूएस में अनएम्प्लॉयड बन रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी पहले की तरह यूएस इकोनॉमी उतना डोमिनेंट तो नहीं, लेकिन अभी भी अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट पे पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये फेमसली बोला जाता है कि इवन यूएस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, यानी अगर यूएस छींकता भी है तो दुनिया भर के जो मार्केट हैं और इकोनॉमी उन्हें सर्दी हो जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब यूएस मार्केट गिरता है या यूएस इकोनॉमी गिरता है तो उसे कहीं ज्यादा गिरावट ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी में होता है, क्योंकि अभी भी यूएस जो है वो पहले जितना डोमिनेंट ना हो लेकिन अभी वो ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करता है। तो अभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जरूर पूछें कि सर रिसेशन के बारे में तो हम 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि आज आए कल आए, लेकिन अभी तक रिसेशन नहीं आया। एंड यस यू आर राइट, लेकिन बार बार रिसेशन का डिस्कशन क्यों आता है उसे भी हमें समझना जरूरी है। और तभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वहां पे मैं आपको एग्जैक्टली ये भी समझाऊंगा कि क्यों बार बार रिसेशन का डिस्कशन आता है और उसके पीछे का ट्रिगर फैक्टर क्या है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट तो ऐसा नहीं कि जब रिसेशन है तभी रिएक्ट करे। स्टॉक मार्केट एक प्रिडिक्शन का गेम है जहां पर लोग क्या करते हैं, बाई एंड सेलिंग प्रिडिक्शन के बेसिस पे या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। और इसलिए जब रिसेशन का प्रोबेबिलिटी दिखता है या पॉसिबिलिटी दिखता है तब उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। और इसलिए प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या है, क्या वो कौन से फैक्टर जो रिसेशन ट्रिगर कर सकते हैं उसे हमें समझना जरूरी है। जो रिटेल इन्वेस्टर वो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक नॉलेज जो है उसमें लैग कर रहे हैं या उसमें पीछे हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखने की तरफ भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक सिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप ये समझोगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे इन्फ्लुएंसन इन्फ्लेशन और कैसे इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसमें अगर कुछ चेंज होता है या कुछ डेवलपमेंट होता है तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टर का जो फ्यूचर प्रिडिक्शन या फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट को लेके कैसे चेंज होता है, उसके बेसिस पे मार्केट में गिरावट क्यों होता है, उसके बेसिस पे मार्केट राइज क्यों होता है, उन चीजों को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा हमेशा से एक ही गोल रहा है, मैं रिटेल इन्वेस्टर को एजुकेट करूं और उनके साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूं। और वो भी ऐसा इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो प्रैक्टिकल और यूजफुल हो। और इसलिए आज का वीडियो जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको बहुत गौर से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे इन जुनून एफर्ट के लिए अगर आप हमें अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में एक सिंपल थैंक यू लिख के हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी आपको और अच्छे से स्टॉक मार्केट और फाइनेंस सीखते रहना है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे नए वीडियो के अपडेट इमीडिएट आप तक पहुंचने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी ग्लोबल मार्केट में फियर क्यों है, जिसकी वजह से वो गिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रहा है और फेड के पास कोई आइडिया नहीं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही हायर लेवल पे है। और अभी पूरी दुनिया ये वेट कर रहा है कि कब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, कब स्पेंडिंग बूस्ट होगा, कब इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा दुविधा ये है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट
को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ऐसे टाइम पे फेड इंटरेस्ट रेट को कम भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ा दिया गया था, क्योंकि फेड ये चाहता था कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कंट्रोल में आए, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। तो अभी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो वे इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते, और अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तब इकोनॉमी में खर्चा नहीं बढ़ेगा, और खर्चा नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन एवं सर्विसेज बनाने वाली जो कंपनी वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, और अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो उनका जो शेयर प्राइस है उसमें भी फ्यूचर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट लिमिटेड हो जाएंगे या निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, और जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इकोनॉमी में और स्पेंडिंग में बूस्ट आएगा या बूम आएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस एंटिसिपेशन में स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी या एंटिसिपेशन पे बढ़ता है, और प्रोबेबिलिटी और एंटिसिपेशन के बेसिस पे ही गिरता है। और जब यूएस मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी या एंटिसिपेशन के चेंजेस हो रहे हैं, या हाँ प्रोडक्शन के चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी ये यूएस इकोनॉमी का न्यूज आया, उसके बाद से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ, उसके बाद से आपने देखा होगा कि बॉन्ड प्राइसेस जो है उसमें रैली हो रहा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो बॉन्ड को एज ए सेफर इन्वेस्टमेंट देखते हैं कंपेयर टू स्टॉक। तो इसलिए जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होता है तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिक्सी स्टॉक से बाहर निकाल के उसको सेफर बॉन्ड में मूव कर देते हैं, और इसलिए जब भी मार्केट क्रैश से या ये सब न्यूज आने लगते हैं तब उसके बाद क्या होता है, इमिडिएटली जो बॉन्ड प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट होता है, उनमें रैली होता है। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट क्रैश, नैस्डैक क्रैश, निफ्टी क्रैश एज टर्म यूज किए जाते हैं, और आपने ये न्यूज मीडिया में भी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो एक कॉमन टर्म बन चुका है जिसको बहुत लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अगर मार्केट में 10% का गिरावट होता है तब उसको करेक्शन बोला जाता है, अगर 20% का गिरावट होता है तो बियर मार्केट बोला जाता है, और अगर 30% का करेक्शन होता है या 30% से ज़्यादा का स्टॉक मार्केट में गिरावट होता है उसको मार्केट क्रैश बोला जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो मार्केट है या यूएस की जो मार्केट है, इंडिया का जो मार्केट है, दे आर नॉट इवन क्लोज टू एक करेक्शन, क्योंकि करेक्शन भी होना तो 10% का गिरावट होना है, और क्रैश तो अभी दूर की बात है। लेकिन हाँ अगर आप आज के टाइम पे जापान का अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो डेट इज क्लोजर टू एक करेक्शन, क्योंकि लास्ट 2 डेज में वहां पर 9.2% का करेक्शन हुआ। और ये भी बताया जाता है कि जब 2011 में जो डिवेस्टिस्टिक सुनामी आया था उस टाइम पे स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था, उसके बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा मार्केट फॉल है। और जापान अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली इंडिया से बड़ा इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो अभी ये बात आपको आप सबको क्लियर हो गया होगा, यूएस का जो रिसेशन फियर या रिसेशन का डर है उसकी वजह से मार्केट गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ टाइम पहले का डेटा निकाल के देखेंगे तो यूएस ने ये बताया था कि उनका जो जीडीपी है वो लास्ट क्वार्टर में 2.8% एनुअलाइज बेस के रेट से ग्रोथ हुआ था। और ये मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक हफ्ते पहले के डेटा की बात कर रहा हूँ, और वहां पर कई सारे एनालिस्ट ने भी जम के फेड की और यूएस इकोनॉमी की तारीफ की थी, और उन्होंने ये बताया था कि जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या जीडीपी है उसका फोरकास्ट 2.1% था। लेकिन देखो एक्चुअल ग्रोथ फोरकास्ट को भी सक्सीड या 2.8 के एनुअलाइज पे से ग्रो हुआ।
तो अभी एक हफ्ते पहले तो बहुत बढ़िया ग्रोथ था, लेकिन अभी रिसेशन की बात हो रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ऑक्सफोर्ड से रिसेशन का डेफिनेशन भी देखेंगे तो बैंक टू बैंक, अगर बैक टू बैक अगर दो सक्सेसिव क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होता है या जीडीपी गिरता है, तब उसको रिसेशन बुलाया जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो जो जीडीपी का ग्रोथ है 2.8% है, विच इज फेयरली गुड फॉर ए लार्ज इकोनॉमी लाइक ए यूएसए। तो इतनी बढ़िया ग्रोथ के बाद भी यूएसए में रिसेशन का डर क्यों बताया जा रहा है, जिसके बेसिस पे दुनिया भर के मार्केट क्यों गिर रहे हैं? तो अभी सबसे पहले देखिए, रिसेशन आया नहीं। रिसेशन अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, उसका भी डर नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट जो है वो सडनली रिएक्ट नहीं करता। स्टॉक मार्केट जो वो प्रिडिक्शन एंटिसिपेशन के बेसिस पे रिएक्ट करता है, यानी जो भी बाइंग होता है या जो भी सेलिंग होता है, जो बड़े इन्वेस्टर बाई सेल करते हैं, बड़े इन्वेस्टर फर्म्स या बाई सेल करते हैं, वो अगले 5-6 क्वार्टर के प्रिडिक्शन के बेसिस पे करते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर एक फ्यूचर एंटिसिपेशन पे इंडियन इकोनॉमी पे बेट ले रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में इंडिया का जो इकोनॉमी वो और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास का जो इनकम वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग वो स्पेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगा। इकोनॉमी बढ़ने की वजह से कंपनी को फायदा होना चाहिए, कंपनी ग्रो करने करने चाहिए। उस एंटिसिपेशन के बेसिस पे जो अगले 10 से 15 साल का ग्रोथ होराइजन है, उसके बेसिस पे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, और उसी तरीके से जो रिस्क ऑफ रिसेशन है उसका प्रिडिक्शन भी अगले 5 से 6 क्वार्टर के लिए किया जा रहा है। और इसलिए आपने पहले भी ये कहीं बार सुना होगा कि रिसेशन आ रहा है। रिसेशन कल आए, क्योंकि उस टाइम पे भी क्या हुआ था, कुछ ऐसे रिलेटेड फैक्टर चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से रिसेशन का जो प्रिडिक्शन है, रिसेशन का जो प्रोबेबिलिटी है आने वाले 5 से 6 क्वार्टर में, वो चेंज हो गया था या वो बढ़ गया था। तो अभी इस स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएस का जो रिसेशन प्रिडिक्शन है या नेस्डेक 5 से 6 क्वार्टर में वो फिर से क्यों चेंज हो रहा है, और रिसेशन आने का रिस्क क्यों बढ़ रहा है, और ये मैनिफेस्ट होगा तो क्यों होगा, इसके ट्रिगर रीजंस क्या है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट अभी से क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उसको समझना जरूरी है। क्योंकि अभी जो रिसेशन का प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो यूएस के अनएम्प्लॉयड डेटा के बेसिस पे ही किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट डेटा जो रिलीज किया गया था उसके हिसाब से यूएस में जो अनएम्प्लॉयड रेट है वो बढ़ रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग यूएस में बेरोजगार हो रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि 2021 के बाद से, यानी कोविड के बाद से, यूएस में जब तक अब तक का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड रेट है। और जनरली जो यूएसए का जो अनएम्प्लॉयड डेटा होता है उसको वर्ल्ड वाइड जेन्युइनली माना जाता है, क्योंकि अगर आप कई सारे बाकी देशों में देखेंगे तो स्पेशली डेवलपिंग नेशन में देखेंगे तो वहां पर अनएम्प्लॉयड का जो डेटा होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है या बिलीवेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ नेताजी बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयड रेट ज़्यादा है और वहीं कुछ नेताजी बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, तो इसलिए वहां पर हमें एक्यूरेट नंबर नहीं मिल पाते। लेकिन यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में एक अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन सिस्टम है, और यूएसए में अगर किसी के पास नौकरी नहीं है या कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वे इस सिस्टम में रजिस्टर्ड कर सकता है, और उसके पास अगर उसके अनएम्प्लॉयमेंट नौकरी होने का कोई प्रूफ है तो उसे अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को गवर्नर की तरफ से हर महीने पैसे मिलते हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन सिस्टम है, ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जब कोई कमा रहा है तो उस टाइम अगर उसे टैक्स लिया जा रहा है, तो जब वो कमा नहीं रहा तो उस टाइम तो उसके जो बेसिक नेसेसरी या रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का गवर्नमेंट यही कर रहा है, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करता है वो लार्जली
ये जो अनएम्प्लॉयड कंपनसेशन सिस्टम है उस पे बेस्ड होता है, तो इसलिए इस डेटा को बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। तो अभी इस डेटा के हिसाब से यूएसए में अनएम्प्लॉयड का जो रेट है वो कोविड के बाद हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसके बाद अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमी साइकिल या माइक्रो साइकिल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशल फॉर दोज हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम ए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हमें ये पता चला कि यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज़्यादा होता है तो यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कंपनसेशन देता है और हर महीने पैसे देता है, राइट। दिस इज क्लियर। लेकिन अभी हमें यह समझना जरूरी है कि ये पैसा यूएस गवर्नमेंट के पास आता कहाँ से, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस एक डेट इकोनॉमी है जो कर्जे पे चलता है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देने लगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास देने के लिए पैसे नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट नए नोट को छापेगा, और जब नए नोट छापते हैं तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है। तो उसके बाद क्या होता है, करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है। और एक करेंसी का क्या होता है, इसको समझने के लिए डीवैल्यूएशन होता है, और एक करेंसी का क्या होता है इसको समझने के लिए आप अपने दादाजी से एक बार बात करके देखिए। करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है, और करेंसी का डीवैल्यूएशन क्या होता है इसको समझने के लिए आप अपने दादाजी से एक बार बात कर लीजिए। आपके दादाजी आपको अच्छे से समझा देंगे कि उनके टाइम पे 100 रुपए में क्या क्या खरीदा जा सकता था, और आज के टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू कितनी है। तो इसी को करेंसी डीवैल्यूएशन बुलाया जाता है, जहाँ पर करेंसी का जो बाइंग पावर वो कम हो जाता है। और जब करेंसी डीवैल्यू होता है या करेंसी का बाइंग पावर कम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या महंगाई बढ़ जाता है। यानी पहले अगर आपको 100 रुपए पे दाल आटा मिलता था, तो उसी दाल आटे को खरीदने के लिए अभी आपको 110 देने पड़ेंगे या 120 देने पड़ेंगे। और अभी जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वहां पर उस देश का जो सेंट्रल बैंक वो इस महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, ताकि इकोनॉमी में जो खर्चा है, इकोनॉमी में जो पैसे का सर्कुलेशन है वो कम हो जाए। और इसी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है या इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम हो जाता है। और स्पेंडिंग कम होने की वजह से क्या होता है, कारपोरेट को कम प्रॉफिट होने लगता है, कम सेल्स होने लगता है, जिसकी वजह से कारपोरेट में जॉब कम हो जाते हैं, हो जाएंगे। एग्जैक्टली जॉब से भी लोगों को फायर किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी, और ये लोग जाके अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड करेंगे। इन्हें गवर्नमेंट को फिर से पैसे देना होगा, यानी गवर्नमेंट को और ज़्यादा नोट छापने होंगे, और इसी तरीके से एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है जो अल्टीमेट रिसेशन का रूप ले लेता है। तो इसलिए ये जो सारे पैरामीटर है, इनमें अगर कुछ भी चेंज होते हैं तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है अगले 5 से 6 क्वार्टर के लिए वो चेंज हो जाता है। यानी इस पैरामीटर के बेसिस पे अगर इन्वेस्टर को ये लगने लगता है कि आने वाले 5 से 6 क्वार्टर में रिसेशन का साइकिल शुरू हो सकता है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, वो वो क्रैश वो क्रैश हो जाते हैं। इसलिए ग्लोबल मार्केट में सैलाब देखने को मिलता है। और कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यही हुआ था, यूएसए में बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट किए गए हैं, और नोट प्रिंट करने की वजह से करेंसी की डी वैल्यू हुआ, महंगाई बढ़ने लगा। और अभी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ, और अभी इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है। तो अभी आपको ये समझना है कि ये थोड़ा क्रिटिकल लेवल पे है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो वो इंटरेस्ट रेट कट के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ टाइम से हायर इंटरेस्ट रेट के लेवल पर हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया। और अभी पूरी दुनिया जो है वो वेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कब कट होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से शुरू होगा। ऐसे टाइम पे अगर
फिर से अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर की वजह से इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर कुछ चेंजेज आते हैं या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। और उसके अलावा अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है ये भी बता रहा है कि अभी फेड के पास कोई क्लियर आइडिया नहीं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो रेट कट कर दिया है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में भी आ गया, लेकिन अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये नया चैलेंज आ रहा है जिसकी वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारे एनालिस्ट को ये लग रहा है कि फेड के पास इसका कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग या आइडिया नहीं है। और उसके बाद ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी बढ़ रहा है वो ये भी बताता है कि यूएसए में जो कंपनी वो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ रहा है। और ये डेटा हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया था जहाँ पर हमने यूएसए का जो अर्निंग रिपोर्ट वहां पे बताया था कि अमेरिका ज्वाइंट कंपनी इंटेल और अमेजन उन्हें बहुत ही कमजोर अर्निंग पोस्ट किया, विच इज एक्चुअली नॉट गुड, क्योंकि अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नौकरी कैसे क्रिएट करेंगे। और इन्हीं सारे फैक्टर की वजह से अभी ये बोला जा रहा है कि जो यूएसए का ग्राउंड लेवल इंडिकेटर है वो बहुत ही कमजोर है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। इसी की बेसिस पे अगले 5 से 6 क्वार्टर में जो इम्पैक्ट आने वाला है उसके बेसिस पे ऑलरेडी स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स ये मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा, आगे चल के कुछ पैरामीटर चेंज होंगे नहीं होंगे, वो तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और ये इन्वेस्टर के कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहां पर वो ये होप कर रहे थे कि इकोनॉमिक क्रैश उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले हो जाए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर इकोनॉमिक क्रैश होगा तो उसका सारा ब्लेम इनके ऊपर आ जाए। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए का जो इकोनॉमी बहुत ही खराब हो चुका है। अगर मान लीजिए अभी अगले इलेक्शन में ट्रम्प जीत जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, अभी जो बाइडेन ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया है उसका ब्लेम ट्रम्प के ऊपर आ जाएगा। और उसके साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने जो मीडिया में इंटरव्यू दिए वहां पर उनसे कई बार रिपोर्टर ने ये पूछा कि आपने बताया कि इकोनॉमिक क्रैश आएगा, क्या वो सच में आएगा, यानी वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इफ देयर विल बी एन इकोनॉमिक क्रैश। तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इट्स नॉट दी मैटर ऑफ इट्स ए मैटर ऑफ व्हेन, यानी डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कन्विंस हैं कि इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है, इसमें इफ बट का मैटर नहीं है, लेकिन द मैटर इज कब आए, यानी व्हेन इट विल कम। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके टर्म खत्म होने से पहले ये इकोनॉमिक क्रैश आ जाए ताकि ब्लेम उनके ऊपर ना आए और जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो, बट आई डोंट थिंक सो ये उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। एज आई मेंशन अर्लियर, जो भी डेवलपमेंट वगैरह होते हैं वो आज की टाइम में स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन और एंटिसिपेशन के रूप में दिख जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी में दिखने के लिए उन्हें 5 से 6 क्वार्टर का टाइम चाहिए होगा। यानी अभी जो इम्पैक्ट एंटिसिपेट किया जा रहा है अगर वो सच में मैनिफेस्ट होगा तो वो नंबर के रूप में अगले 5 से 6 क्वार्टर में दिखना शुरू हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ तो दुनिया के मेजर बिलियनियर हैं वो भी मार्केट में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नर्वस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिलियनियर क्या कर रहे हैं उसको लोग बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमी में बूम होगा या इकोनॉमी में क्राइसिस आए तो सबसे ज़्यादा फायदा नुकसान इन्हीं लोगों का होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंसर्न होंगे और इकोनॉमी में क्या हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े बिलियनियर है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर फर्म है, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेच रहे हैं और एक बड़े कैश फाइल के ऊपर बैठ रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे फर्म, जहां पर उन्होंने रिसेंटली ऑलमोस्ट अपने 50% एप्पल स्टॉक को बेच दिया और आज के टाइम पे वो अराउंड 277 बिलियन डॉलर के कैश के ऊपर बैठे हैं और मार्केट में एक
ब्रॉडर परफेक्शन ये होता है कि जो बिलियनियर होते हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर फर्म्स होते हैं और कैश फाइल के ऊपर तब बैठते हैं जब उन्हें ये लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट में बहुत अच्छे से गिर सकता है और उन्हें अच्छे स्टॉक सस्ते और डिस्काउंट प्राइस पर मिले, तो उस टाइम वो खरीदने के लिए कैश फाइल के ऊपर बैठते हैं। ये मार्केट का ब्रॉडर रिसेप्शन है और आने वाले टाइम में अगर हमारे मार्केट में भी यानी इंडियन मार्केट में भी अगर गिरावट होता है तो हमारे मार्केट में बल्क बाइंग क्यों हो सकता है, वो कौन से सपोर्ट लेवल या कौन से रेजिस्टेंस लेवल है जो इन बल्क बाइंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई होप आज के डिस्कशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में क्यों गिरावट हो रहा है, उसके पीछे का ट्रिगर फैक्टर क्या है। उसके बेसिस पे अभी आप इन फैक्टर को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आने वाले टाइम में मार्केट कैसे बिहेव करेगा उसका आपको एक फिट अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।